हाय एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल को, बेंच दोज वर्ड्स इसका टाइटल है। ये एडिटोरियल आपको बताएगा कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में, न्यायिक प्रणाली में जानबूझ करके बड़े बड़े भारी भरकम वर्डिक्ट पास होते हैं 10-10 हज़ार पन्नों के, जिनको आम आदमी कभी पढ़ ही नहीं पाता है, और जानबूझ करके अंग्रेजी की जगह लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनको अब चेंज करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि आसान जजमेंट को पास करना जजेस शुरू करें। शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। जल्दी से अपने क्वेश्चंस देख लो, कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के और वोकैब के। 8 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। क्लास में जो सीखोगे इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी बेंच दोज वर्ड्स। देखिए, वर्ड्स मतलब शब्द, और बेंच वर्ड का क्या मतलब है जी। ये वर्ड जो है ना बेंच, इसके कई सारे मीनिंग्स हैं, नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म में। नाउन फॉर्म में बेंच का पहला मीनिंग होता है मेज, ठीक है, बेंच। दूसरा, नाउन फॉर्म में बेंच का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। जैसे 5 जज हैं, बैठे हैं किसी मामले की सुनवाई करते हुए, तो उनकी एक बेंच बनी होगी। हिंदी में बोलते हैं पीठ, अंग्रेजी में बोलते हैं बेंच। अब यहाँ पे नाउन वाला मीनिंग यूज़ नहीं हुआ, ना मेज वाला ना ग्रुप ऑफ जजेस वाला। यहाँ पे इस बेंच की जो ना वर्ब फॉर्म यूज़ हुई है, और वर्ब फॉर्म में बेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को सेट असाइड कर देना, साइड में रख देना, शेल्फ कर देना। शेल्फ करने का मतलब समझते हो? अभी काम की नहीं है, आपने रख दी साइड में, बाद में यूज़ करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे, है ना। अगर आपने आईटी सेक्टर में काम किया है तो ये बेंच वर्ड बहुत यूज़ होता है वहाँ पे। आईटी सेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए आप गूगल में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, लेकिन गूगल के पास आपको देने के लिए फ़िलहाल में कोई काम नहीं है, तो बेंच पे बिठाएगा गूगल आपको। एक्चुअल में तो आप अपनी कुर्सी पे बैठोगे, लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप बेंच पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि गूगल ये कह रहा है कि इस बंदे को देने के लिए कोई काम हमारे पास है नहीं, इसको सैलरी अभी देंगे, 2-3-4 महीने में काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो बेंच करने का मतलब समझ गए ना, किसी चीज़ को साइड में बिठा देना, स्पेयर में रख देना। आर्टिकल कह रहा है कि इन वर्ड्स को भी भारी भरकम 20-20 हज़ार पन्नों की जो स्टेटमेंट है, इनमें से भी शब्दों को बेंच कर दो। छोटा सा वर्डेड बनाया करो ताकि हर आदमी उसको पढ़ सके, वकीलों की मोटी फीस हमें ना देनी पड़े। आई बात समझ में? चलिए, जुडिशियल सिस्टम की बात हो रही है, वर्ड्स को बेंच करने का कह रहा है। कह रहा है जी कंसाइज एंड क्लियर जजमेंट्स विल हेल्प द स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द लीगल फ्रेटर्निटी एंड डेंट द जुडिशियल बैकलॉग। कह रहा है जो कंसाइज और क्लियर जजमेंट्स है, ऐसी जजमेंट, कोर्ट के ऐसे फैसले जो साफ सुथरे हैं और कंसाइज हैं। कंसाइज समझते हो? बहुत छोटा सा, ब्रीफ सा, जितनी काम की बात है उतनी लिखी हुई है। कह रहा है ऐसी जो जजमेंट है ना, 20 पन्ने की, 50 पन्ने की मैक्सिमम, कह रहा है ये हेल्प करेगी सभी उन स्टेक होल्डर्स को, भागीदारों को, जो आउटसाइड हैं, बाहर हैं लीगल फ्रेटर्निटी के, कानूनी ब्रदरहुड के। लीगल फ्रेटर्निटी मतलब कानूनी भाईचारा, वकील हैं और ये सब लोग जो होते हैं ना, लीगल फ्रेटर्निटी के पार्ट हैं, कम्युनिटी के पार्ट हैं। तो उन सभी लोगों को मदद करेगी जो वकील नहीं हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के बाहर हैं। और साथ ही ऐसी जजमेंट जो हैं वो डेंट भी करेंगी, चोट भी मारेंगी, और किस पे? जुडिशियल बैकलॉग पे, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले बैकलॉग यानी देरी पे। छोटी छोटी जजमेंट बनाओगे आप, सब लोग पढ़ेंगे, वकीलों को फीस देनी नहीं पड़ेगी, आम आदमी भी समझ जाएगा कि जज साहब क्या सोच रहे हैं। और जब छोटी जजमेंट जज साहब खुद बनाएंगे तो अपने आप ही जज साहब के पास केसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलेगा, है ना। छोटा छोटा जजमेंट बना के सारे केस खत्म कर देंगे। तो ये दोनों ही फ़ायदे हमें होने वाले हैं अगर जजमेंट्स कंसाइज और क्लियर होती हैं। जजमेंट्स आपका सब्जेक्ट है, इसकी 2 वर्ब्स हैं, पहली है विल हेल्प, दूसरी है विल डेंट। डेंट करना, किसी चीज़ पे चोट मारना, किसी चीज़ को डैमेज करना। जुडिशियल बैकलॉग पे चोट लगेगी, जो न्यायिक प्रक्रिया में जो बड़े बड़े केसों का ढेर लगा है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। फ्रेटर्निटी एक वर्ड है, बहुत दिनों बाद आया है, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। इसको कम्युनिटी या समुदाय भी बोल सकते हैं। जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी का मतलब है सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, स्पेशलिस्ट, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करे। लीगल फ्रेटर्निटी में कौन है? डॉक्टर्स जो हैं, वकील आ गए और जजेस आ गए। हर फ्रेटर्निटी में उस भाईचारे के कुछ लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो ये वर्ड आप ऐसे याद रखेंगे, फ्रेटर्निटी। अब देखो, फ्रेटर्निटी वर्ड जो है ना,
इससे बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है सोरोरिटी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी बहनचारा। बहनचारा, बहनचारा लिखूं कैसे? सिस्टरहुड लिख देता हूँ, ठीक है, सिस्टरहुड। मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सिर्फ औरतें ही हैं। अब कैसी ऐसी कम्युनिटी कौन सी हो सकती है? नर्सिस की हो सकती है। तो जहाँ सिर्फ औरतों का समुदाय है किसी खास ग्रुप में, किसी खास प्रोफेशन में, तो वहाँ पे सोरोरिटी की बात होगी, ना कि फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी ब्रदर्स के लिए, सोरोरिटी सिस्टर्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब आपको दिखाएंगे, ये फ्रेटर्निटी, सोरोरिटी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। चलिए, और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। बेंच दोज वर्ड्स, 5 या 4 ही वर्ड्स हैं अपने पास, भारी भरकम है लेकिन 4 ही सीख लो। आज का पहला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल, और मेरे ख्याल से इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हर वो चीज़ इनएक्सप्लिकेबल है जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, जिसको समझाया ना जा सके, या फिर जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, जिसको समझा ना जा सके। या तो मैं समझा ना सकूँ या आप समझ ना सको, दोनों में से कोई भी ऐसी चीज़ हो वो इनएक्सप्लिकेबल हो जाती है। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीज़न चाइना इज स्टिल अंडर लॉकडाउन्स। एक ऐसे रीजन की वजह से जो इनएक्सप्लिकेबल है, जो समझ से परे है, चाइना अभी भी लॉकडाउन्स लगा के बैठा है। चाइना में आज भी कोविड लॉकडाउन्स लगते हैं। थोड़ा जूम इन कर दिया मैंने, है ना। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम होगा इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको कॉम्प्रीहेंड ना किया जा सके, यानी अंडरस्टैंड ना किया जा सके। कॉम्प्रीहेंड करना है नहीं अंडरस्टैंड करना। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। चलिए, इनएक्सप्लिकेबल और इनकॉम्प्रीहेंसिबल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है ब्रेविटी। ये वर्ड बना है ब्रीफ नाम के एडजेक्टिव से। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? छोटा, कंसाइज। ब्रेविटी का मतलब होता है छोटापन, शॉर्टनेस, ब्रीफनेस। महात्मा गांधी वॉज नॉन फॉर ब्रेविटी इन हिज स्पीसीज। महात्मा गांधी जाने जाते थे छोटेपन के लिए, ब्रीफनेस के लिए अपने भाषणों में। बड़े भाषण नहीं देते थे, जो काम की बात होती थी करके निकल जाते थे, तो ब्रेविटी के लिए वो जाने जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री भी इसी तरह के आदमी थे। चलिए, अगला वर्ड अपना आज का रिसोर्ट। रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब होता है चारा, सहारा। जब आपका कुछ काम ना हो रहा हो तो आप दूसरा काम करते हो ना, टेढ़ी उंगली घुमाने वाला। समझ पा रहे हो? जैसे पुलिस ने लोगों को समझाया कि आप यहाँ से चले जाओ, दंगा मत करो, पर लोग नहीं माने। फिर पुलिस को रिसोर्ट करना पड़ा, चारा लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा लाठी चार्ज का। आ रही बात समझ में? तो रिसोर्ट का मतलब यही होता है मजबूरी में किसी चीज़ को करना। नाउन फॉर्म में चाहे वर्ब फॉर्म में, दोनों ही तरीके से रिसोर्ट वर्ब यूज़ होती है। वर्ड भी है, नाउन भी है और ये वर्ब भी है, याद रखें। यूज़ करके दिखा देते हैं दोनों तरीके से। देयर ओनली रिसोर्ट वॉज टू रजिस्टर ए कंप्लेंट विद द पुलिस। उनका अकेला सहारा या चारा यही था, रिसोर्ट यही था कि वो एक रजिस्टर करें कंप्लेंट पुलिस के पास। अब देखो, रिसोर्ट को वर्ब फॉर्म में लगाएंगे। दे इवेंचुअली रिसोर्टेड टू फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द पुलिस। आखिरकार वो सहारा ले गए, चारा, इसी चारे पे उतर आए, रिसोर्ट टू करना पड़ा उनको, जो है पुलिस के पास एक कंप्लेंट फाइल करने का। रिसोर्ट यहाँ पे नाउन था, रिसोर्ट यहाँ पे वर्ब है। ये वर्ड दोनों तरीके से चलेगा। इसको रिकोर्स भी बोलते हैं, आज रिसोर्ट वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। याद रखेंगे, वर्ब फॉर्म में जब भी आप रिसोर्ट करते हैं किसी चीज़ की तरफ, टू लगा के उस चीज़ को नाउन या वर्ब फॉर्म में बताते हैं। रिसोर्टेड टू फाइलिंग अ कंप्लेंट, रिसोर्टेड टू कोई भी चीज़ हो ना, रिसोर्टेड टू फायरिंग, रिसोर्टेड टू, जो भी चीज़ लिख लो तो नाउन फॉर्म में या वर्ब की फॉर्म में, टू के बाद में आपको यहाँ पे नाउन या वर्ब लगाना है। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना फ्रेटर्निटी। मैंने आपको बताया था, भाईचारे को, कम्युनिटी को, यूनियन को, ब्रदरहुड को फ्रेटर्निटी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, या इसका जेंडर चेंज कर दें तो बन जाता है सिस्टरहुड, यानी कि सोरोरिटी। सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसको। स्टीफन हॉकिंग्स एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन वर टू ऑफ द कर देना है ना, टू ऑफ द।
were two of the most renowned and respected scientists in the modern scientific fraternity. स्टीफन हॉकिंग जो थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ये दोनों जो थे साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के, साइंटिफिक जो है कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा दो रिनॉन और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे। आई बात समझ में? ये सबसे ज़्यादा जाने पहचाने चेहरे थे और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड फिगर्स थे। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं, अब आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी बहुत आसान है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको 10-10 हज़ार पन्नों की जजमेंट मिलेंगी और आप देख के आपको लगेगा कोई मजाक हो रहा है क्या यहाँ। 10,000 पन्नों की जजमेंट, कौन पढ़ेगा इस जजमेंट को, कैसे पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा, है ना। आम आदमी को तो पढ़ना ही नहीं आता इतना, और ऊपर से लैटिन के वर्ड यूज़ कर लेते हो अंग्रेजी की जगह। कह रहा है हिंदी आप तो इस्तेमाल करोगे नहीं तो कम से कम इंग्लिश इस्तेमाल करो और सीधी सादी करो और 10,000 पन्नों की मत बनाया करो, 20, 30, 50 पन्नों में ख़त्म कर दिया करो। काम की बात करो, कंसाइज लिखो, क्लियर लिखो, हर आदमी पढ़ सके। ये मजाक जो आप करते हो इससे दुनिया भर में हंसी उठती है। इंडिया में ऐसा मिलेगा आपको, इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स लिखी जाती हैं अंग्रेज़ों को फॉलो करने की। आजकल अंग्रेज़ जो हैं इंग्लैंड वाले, वो खुद भी छोटी जजमेंट लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बदल नहीं पा रहे। तो कुछ वाक़ये, कुछ किस्से बताएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट खुद ही दुखी हो गई है अपनी इस प्रणाली से। इस आर्टिकल में इस चीज़ को एनालाइज किया गया है। एनालाइजिंग टोन है, साथ में सजेस्ट कर रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट और छोटी कोर्ट्स को करना चाहिए, हाई कोर्ट्स को करना चाहिए। शुरू करेंगे आर्टिकल को। कह रहा है जी, इन अगस्त 2022 टू सुप्रीम कोर्ट जजेस D.Y. चंद्रचूड़ एंड A.S. बोपन्ना प्रोड्यूस्ड एन अनयूजुअल जजमेंट। कह रहे हैं जी अगस्त 2022 में दो सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने, जिनके नाम है मिस्टर चंद्रचूड़ और मिस्टर बोपन्ना, कह रहे हैं इन दोनों ने क्या किया। कह रहे हैं इन्होंने ये किया, प्रोड्यूस किया, बनाया या ला करके दिया एक बहुत ही अजीबो गरीब सी, अनयूजुअल सी जजमेंट को। इन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो आपने पहले होता हुआ उस तरह का जजमेंट नहीं देखा होगा। आगे बात समझ में। जो ये तो दो जजेज हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। प्रोड्यूस्ड इनकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस लगा हुआ है। प्रोड्यूस है जजमेंट का मतलब है एक फैसले को देना, है ना। चलिए, अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल ना हो, जो एक्सेप्शनल हो, जो अपने आप में थोड़ा अलग थलग सा हो, अजीबो गरीब सा हो। इसको बिजार भी बोलते हैं, ठीक है, बिजार। ये वर्ड याद रखा करो, बिजार, अजीबो गरीब। चलिए एक छोटी चीज़ बताऊँ आपको मैं। जजमेंट वर्ड में देखो, जज है ना, जज, JUDGE, जज। अगर आप जज से जजमेंट बनाओगे और इसके आगे MENT लगाओगे तो गलत हो जाएगा वर्ड। जजमेंट के बीच में ई नहीं आता। स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन आएगा आपसे। जजमेंट में जज से मेंट बनाओगे, जज प्लस में मेंट से, तो गलत हो जाएगा। जज के बाद का ई निकाल के फिर मेंट लगेगा, तब जजमेंट बनेगी। तो इस वर्ड को याद रखना है स्पेलिंग एरर के लिए। करे जी, इन अ डिस्प्यूट बिटवीन अ बैंक एंड वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज द जज सेंट द मैटर बैक टू द रेलिवेंट हाई कोर्ट। करेक्ट डिस्प्यूट में जो एक बैंक और इसके एम्प्लॉइज़ में से एक एम्प्लॉय के बीच में था, बैंक के होंगे 20-50 एम्प्लॉइज़, उनमें से एक एम्प्लॉय और बैंक के बीच का जो डिस्प्यूट था, कह रहा है इसमें इन दोनों जजेस ने ना सेंड कर दिया, भेज दिया पूरे मामले को वापस, यानी बैक, और किसके पास, रिलेवेंट हाई कोर्ट के पास, जो हाई कोर्ट में मामला आया था, जिस हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जो रिलेवेंट थी, जो इस मामले में हाई कोर्ट जो है, समझ गए ना, जुड़ी हुई थी, सूटेबल थी। तो इन्होंने फैसला ये दिया कि ये मामला हाई कोर्ट देखेगी, हम नहीं देखेंगे। ऐसा एक अनयूजुअल सा जजमेंट था। जजेस की वर्ब है सेंट, रिलेवेंट आपको बता दिया, एप्रोप्रिएट हो, पर्टिनेंट हो, रिलेटेड हो। चलिए, अच्छा एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपने यहाँ थोड़ा सा समझो, है ना, पूरा ये वाला एक फर्स्ट पैराग्राफ, थोड़ा आपका फ्लो बने, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। कह रहा फिर क्या हुआ। कह रहा इट वॉज द रीज़न फॉर द रिटर्न दैट कॉट अटेंशन। कह रहा रिटर्न करना कोई बात नहीं, कह रहे लेकिन जो रीज़न था ना रिटर्न करने का, इट वॉज द रीज़न फॉर द रिटर्न। कह रहे उसने कॉट किया अटेंशन को, उसने सबकी अटेंशन को पकड़ा। इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है कॉट, दैट आया रीज़न के लिए। अब क्या रीज़न था वापस करने का। कह रहे द ऐसी जजमेंट सेट द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ऐसे की जजमेंट ने ये लिखा था कि जो जजमेंट है, जो फैसला है डिवीज़न बेंच का हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल की, कह रहे वो जजमेंट इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इनएक्सप्लिकेबल है, अनफैथमेबल है, समझी नहीं जा सकती, तो इसलिए वापस भेजा। ऐसी बोली कि तो आप लिख के भेज रहे हो, जो फैसला करके हमारे तक भेज रहे हो, हम तो ये अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप क्या लिख करके क्या चाहते थे, क्या आप कहना चाहते थे। तो आपके पास फिर मामला भेज रहे हैं, साफ सुथरे शब्दों में डिक्शनरी को यूज़ करके सुंदर से एक जजमेंट लिख के हमारे पास भेजो, फिर हम इसको आगे सुनेंगे।
आई बात समझ में। ऐसी जजमेंट की वर्ब है सेड, जजमेंट की वर्ब है इज। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको कॉम्प्रीहेंड ना किया जा सके, जिसको समझना मुश्किल हो, है ना। वर्ड देख चुके हो आप पहले ही। कह रहे फिर क्या हुआ इसके बाद, कह रहे इसके बाद क्या होना था। द कॉन्सिक्वेंस वॉज ए डिले एंड अटेंडेंट इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर द टू पार्टीज। कह रहे इसका यही कॉन्सिक्वेंस था कि एक डिले हुआ, एक देरी हुई। कॉन्सिक्वेंस समझते हैं ना, जो है रिजल्ट, आगे जाकर के जो नतीजा निकले। कह रहे इस पूरी खिचड़ी का यही नतीजा निकला कि क्या हुआ, डिले हुआ और एक इंक्रीज आया कॉस्ट में। जो अटेंडेंट था, जो इस डिले से जुड़ा हुआ था, इस डिले की वजह से था। कह रहे रिजल्टेंट एक इंक्रीज आया कॉस्ट में यानी खर्चे में, दोनों ही पार्टीज़ के। पहले वो हाई कोर्ट में केस लड़े, फिर हाई कोर्ट से जजमेंट लेके सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट के पास भेजे। तो मतलब यही करते हैं दोनों, यही इनका काम है ना। कॉस्ट भी बढ़ गई और टाइम भी बढ़ गया। कॉन्सिक्वेंस आपका सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। अटेंडेंट आपको बता दिया जो साथ में आया हो एज अ रिजल्ट। अटेंडेंट इंक्रीज आया है डिले के साथ में, डिले की वजह से ही एक बढ़ोतरी आई है खर्चे में। कह रहा था ऐसी जजमेंट ऑब्जर्व दैट इट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल। ऐसी की जजमेंट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ये कोई एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, अपने आप में अलग थलग सा ओकेजनल सा एग्जाम्पल नहीं है। हमने पहले भी ऐसी वाहियात तरह की जजमेंट्स देखी हैं। ऐसी का ये कहना था, बस हम कभी बोले नहीं, आज हम बोल के वापस जजों के पास उनकी जजमेंट भेज रहे हैं। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, जजमेंट की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, इट की वर्ब है वॉज। फिर क्या हुआ, क्राइट एडेड दैट कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस कम्स फ्रॉम ट्रस्ट इन द रिटन वर्ड। कह रहे इसने ये भी ऐड कर दिया ऐसी की जजमेंट ने, इट एडेड दैट, वो ये कि भरोसा जो है न्यायिक प्रक्रिया में वो आता है उस ट्रस्ट से, उस विश्वास से, उस भरोसे से जो होता है लिखे हुए शब्दों में। इट की वर्ब एडेड, कॉन्फिडेंस की वर्ब है कम्स। कॉन्फिडेंस तभी आता है ना जो चीज़ लिखी गई, अब आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि जज साहब ने लिख दिया तो ये होके रहेगा, है ना। कह रहे हाउ एवर इफ दैट्स नॉट क्लियर ट्रस्ट इन द प्रोसेस इज वीकेंड। कह रहे हालांकि अगर वही क्लियर ना हो, ये रिटन वर्ड ही क्लियर ना हो, समझ ही ना आए जज साहब ने लिखा क्या है, तो फिर भरोसा जो है न्यायिक प्रक्रिया में बहुत कम हो जाता है, इज वीकेंड। सिंपल सेंटेंसेज हैं सारे, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पेंडिंग रखा था इसको दिखा देता हूँ। देखिए सेंड बैक आपने देखा, इसका मतलब है वापस भेजना। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता रिटर्न बैक, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब भी वापस भेजना। लेकिन इसमें गलती है, गलती ये है कि सेंड बैक का मतलब तो वापस भेजना है, रिटर्न को बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना बैक के ही बता देगा वापस भेजा जा रहा है। जब आप रिटर्न आ रहे हैं ना तो आप वापस ही आ रहे हैं, रिटर्न के साथ में बैक लगाना एक रिडंडेंट वर्ड है। रिडंडेंट वर्ड मतलब यूजलेस वर्ड, और ऐसे यूजलेस वर्ड्स को इन 10 फ्रेजेज में आप देखेंगे और आप इनको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे इस तरीके से जैसे यूज़ किए गए हैं। जैसे रिटर्न के साथ में बैक को यूज़ नहीं करना है, फ्री के साथ में गिफ्ट को यूज़ नहीं करना है। गिफ्ट वही है जो फ्री है, जिसके पैसे लग गए वो गिफ्ट खाएगा। मेमोरीज़ के साथ में पास्ट को यूज़ नहीं करना है, मेमोरीज़ हमेशा पास्ट की होंगी। क्राइसिस के साथ में सडन को नहीं, आउटकम के साथ में फाइनल को नहीं, फ्यूचर के साथ में प्लान को नहीं, अनएक्सपेक्टेड के साथ में सरप्राइज को नहीं। भाई जो सरप्राइज वही है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको नहीं पता था, पता था तो फिर काहे का सरप्राइज है। फैक्ट वही है जो ट्रू है, रिजल्ट वही है जो अंत में आए, ट्रेजेडी वही है जो टेरिबल है, और फंडामेंटल वही है, बुनियादी चीज़ें वही हैं जो बेसिक हैं, जो आधारभूत हैं। तो जो मैंने गहरे काले वर्ड किए हुए हैं इटैलिक जो है फॉन्ट में, ये सभी के सभी रिडंडेंट वर्ड्स हैं इन फ्रेजेस के साथ में। भाई रिटर्न को आप सेंड के साथ में, बैक को आप सेंड के साथ लगा लो, कोई बात नहीं। रिटर्न नाम के वर्ड के साथ में बैक की ज़रूरत नहीं होती। तो इन फ्रेजेस के साथ में इन काले गहरे वर्ड्स को आपको यूज़ नहीं करना है, आप इनको निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इनका प्यारा सा। रिडंडेंट वर्ड्स आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलेंगे। बढ़े आगे, चलिए आगे कह रहा है जी, इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट द रिटन वर्ड जजेस नीड टू बी केयरफुल अबाउट। कह रहा है अब ये बिल्कुल भी नहीं रहा खाली रिटन वर्ड, लिखा हुआ वर्ड, जिसके लिए जजेस को ज़रूरत है कि वो केयरफुल अबाउट हों, जिसके बारे में थोड़े से समझदार हों। इट की वर्ब है इज़, नो लॉन्गर का मतलब अब बिल्कुल भी नहीं, जजेस की वर्ब है नीड्स। अच्छा भाई और किसके लिए समझदारी दिखानी है। कह रहा है रिसेंटली CJI चंद्रचूड़ said that judges need to choose words carefully when they make oral interventions in judicial proceedings। कह रहे हैं हाल ही में CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कह दिया कि जजेस को ज़रूरत है चूज़ करने की अपने शब्दों को बड़े ध्यान से, जब वो मेक करते हैं ओरल इंटरवेंशंस को, जब वो बताते हैं या बनाते हैं मुंह जबानी किसी इन्वॉल्वमेंट को।
ओरल तरीके से कुछ बोलते हैं ना, ओरल मतलब मुंह जबानी बिना लिखे, और किसमें, न्यायिक प्रणाली में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो वहाँ भी इनको अपने शब्दों को तोल के यूज़ करना है। चंद्रचूड़ साहब की वर्ब है सेड, जजेस की वर्ब है नीड, दे की वर्ब है मेक, ओरल मतलब जो मुंह से बोल करके किया जाए, है ना, ओरल, ओरल स्पोकन या वोकल भी होता है। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरप्शन या इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट। अब ये ओरल जजमेंट कहाँ होती है भाई, ओरल इंटरवेंशन कब होती है? कह रहे द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिमार्क इज द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर्ग्यूमेंट्स। कह रहे जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सर्कमस्टेंसेज हैं इस रिमार्क के, चंद्रचूड़ साहब के, कह रहा है वो यही है कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की आर्ग्यूमेंट्स की, सीधे लाइव आपको ये आर्ग्यूमेंट्स आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट की वर्ब है इस। कह रहे जी ओरल इंटरवेंशंस आर पार्ट ऑफ ए प्रोसेस टू गेन क्लैरिटी अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। कह रहे जो ओरल इंटरवेंशंस हैं, जजेस की जो मुंह जबानी जो रिमार्क्स हैं, वो पार्ट है, हिस्सा है एक प्रोसेस का, जिससे क्लैरिटी वो गेन कर सकें, और किस बारे में, उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं। जज साहब बीच में पूछते हैं ना, अच्छा आपका ये कहना है, अच्छा आप ऐसा कह रहे थे, अच्छा आपने देखा है, तो ये जो बीच बीच में जज साहब बोलते हैं वो उनकी वकील की जो दलीलें हैं उन्हीं को ही और क्लियर बनाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो सब समझ सके। आ रही बात समझ में? ओरल इंटरवेंशंस की वर्ब है आर। इंटरवेंशंस कौन करता है? जज साहब करते हैं अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे कोर्ट के अंदर। कह रहे जी हाउएवर इन द सोशल मीडिया एरा चॉइस ऑफ वर्ड्स हैज़ द पोटेंशियल टू मडी द वाटर्स फॉर अ वाइडर ऑडियंस। कह रहे हालांकि सोशल मीडिया की एरा में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, कैसे वर्ड्स आप चूज़ करेंगे, कैसे शब्दों को आप बोलेंगे कोर्ट में, कह रहे उनमें ताकत है, पोटेंशियल है वाटर्स को मडी करने की। मडी मतलब कीचड़ वाला, वाटर मतलब पानी, पानी में कीचड़ उछालना मतलब चीज़ों को कंफ्यूज करना, कॉम्प्लिकेट करना। तो इनमें ताकत है कि ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, मडी द वाटर्स कर देंगे, पानी में कीचड़ डाल देंगे, और किसके लिए? वाइडर ऑडियंस के लिए। सोशल मीडिया में तो एक छोटा सा क्लिप निकाल दो जज का, उसने पहले क्या बोला था, बाद में क्या बोलने वाला था, वो सब निकाल के हटा के एक छोटी सी बीच की क्लिप लगा दो जिसमें जज साहब गुस्सा कर रहे हैं किसी बात पे, तो आपको तो यही लगेगा देख करके कि जज साहब कैसे आदमी हैं, क्यों इतना गुस्सा करते हैं। तो ये मडी द वाटर करने का बड़ा ही सोशल मीडिया में पोटेंशियल होता है, इसलिए जज साहब जो भी बोले तोल मोल के बोलें, कट कटा के भी उसकी क्लिप बने, छोटी सी शॉर्ट बने, रील बने, तो उसमें भी समझ गए ना, मजाक ना बने। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, 2 बाकी हैं। कह रहा है जी वन सोल्यूशन इज टू कीप बोथ इंटरवेंशंस एंड जजमेंट्स शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर। कह रहे एक सोल्यूशन ये है कि आप कीप करें, बना के रखें दोनों को ही, आपकी ओरल इंटरवेंशंस को, रिटन जजमेंट्स को, छोटा, साधारण और साफ सुथरा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इससे आपकी कन्फ्यूजन कम हो जाएगी, लोग, आम आदमी को भी कन्फ्यूजन कम लगेगी। सोल्यूशन की वर्ब है इस। कह रहे दीज फीचर्स आर नॉट इनकंसिस्टेंट विथ डेप्थ इन रीजनिंग एंड प्रेजेंटेशंस। कह रहे ये जो फीचर्स हैं शॉर्ट, सिंपल और क्लियर होने के, कह रहे ये जो गुण हैं ये सुसंगत, बिल्कुल जो है असंगत नहीं है, इनकंसिस्टेंट या जो है इनकोहेरेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? 2 चीज़ें जब कंसिस्टेंट नहीं होती हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। जैसे आपका सपना है कुछ करने का, किसी जॉब में जाने का, लेकिन आपकी पढ़ाई है दिन में आधे घंटे की, तो आपका सपना और आपकी पढ़ाई जो है कंसिस्टेंट नहीं है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो कह रहे ये जो फीचर भी जो है ना ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी ये कंसिस्टेंट है, दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, यानी दे आर कंसिस्टेंट। और किसके साथ में? उस डेप्थ के साथ में जो होती है रीजनिंग और प्रेजेंटेशन की। तो ऐसा नहीं है शॉर्ट, सिंपल, क्लियर आपने बना दिया तो अच्छी रीजनिंग प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। छोटे में भी अच्छी रीजनिंग के साथ में जजमेंट को लिखा जा सकता है बड़े आसानी से। फीचर्स की वर्ब है आर। समझ गए सेंटेंस ये? कह रहे द 11 बेंच ब्रेक्सिट जजमेंट बाय द यूके सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 27 इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट। कह रहे जी 11 जजों की जो बेंच थी, अब देखो बेंच वर्ड आ गया ना जजेस के ग्रुप के लिए। कह रहे 11 जजों की बेंच थी जो ब्रेक्सिट जो है जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूके की 2017 के जनवरी के महीने में। कह रहे वो इलस्ट्रेट करती है, एग्जिबिट करती है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है, दिखाती है इसी पॉइंट को। जजमेंट की वर्ब है इलस्ट्रेट। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है यहाँ, पैराग्राफ पूरा करो फिर इस पे वापस आएंगे। कह रहा जी द एंटायर जजमेंट इंक्लूडिंग 3 डिसेंटिंग ओपिनियंस टुक लेस देन 100 पेजेस। कह रहे जो पूरी जजमेंट थी जिसमें शामिल थे 3 डिसेंटिंग ओपिनियंस, 3 ऐसी ओपिनियंस, 11 में से 3 जज जो डिसेंट कर रहे थे, जो कि
बाकी 8 के खिलाफ जा रहे थे, है ना। 8 बोल रहे थे कि ब्रिटेन को बाहर निकल जाना चाहिए यूरोप से, समझ गए ना, यूरोपियन यूनियन से। 3 बोल रहे थे नहीं, हमारे हिसाब से तो यूरोप को अंदर ही रहना चाहिए। तो कह रहा है जी हुआ ये कि पूरी जजमेंट जो थी, जिसमें 3 डिसेंटिंग ओपिनियन भी शामिल थी, इसने 100 से भी कम पन्नों में निपट लिया। इट टुक लेस देन 100 पेजेस। आ रही बात समझ में? आपको लग रहा होगा 100 पन्ने तो सर बहुत होते हैं, छोटा कैसे है। आप इंडिया का देख लोगे ना, 1000, 2000, 5000, 10,000 पेज की जजमेंट भी मिलेंगी। तो यहाँ तो 100 पन्नों में इतना बड़ा फैसला होगा कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है, यूरोपियन यूनियन से बाहर जाएगा। कह रहे जी जजमेंट, इसकी वर्ब है टुक। डिसेंटिंग ओपिनियंस मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग या ओपोजिंग, जो है अपोजिंग ओपिनियंस। सभी जज एक बात पे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते। कुछ जज बोलते हैं कि ऐसा करो, कुछ जज बोलते हैं ऐसा करो। It also took less than 2 months to begin the hearings and deliver the verdict. कह रहा है इसी ने साथ ही साथ लिया 2 महीने से भी कम, लेस देन 2 months, शुरू करने में हेयरिंग्स को और डिलीवर करने में वर्डिक्ट को, सुनवाई को शुरू करने में और फैसले को देने में। डिलीवर द वर्डिक्ट मतलब फैसले को देना, रूलिंग को पास करना। तो 2 महीने में पूरा काम निपट लिया यूके के अंदर। चलिए समझ में आ गया सेंटेंस ये भी? एक सेकेंड ना। इट की वर्ब है टुक, वर्डिक्ट मतलब फैसला या डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। चलिए आगे कह रहा है इट प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट विद इंडिया वेयर सम ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग जजमेंट्स ऑफ द लास्ट डेकेड आर अराउंड 1000 पेजेस लॉन्ग। कह रहा है ये चीज़ प्रोवाइड करती है एक बहुत ही रोचक कॉन्ट्रास्ट को, बहुत ही रोचक फ़र्क को, डिफरेंस को इंडिया के साथ में, जहाँ कई जो काफ़ी दूरगामी जजमेंट्स हैं, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाली जजमेंट्स हैं। राम मंदिर की जजमेंट, शायरा बानो केस की जजमेंट, ट्रिपल तलाक की जजमेंट। कह रहा है ऐसी जो बड़ी बड़ी फार रीचिंग जजमेंट्स हैं पिछले डेकेड की, कह रहा है ये सभी के सभी 1000 पेज के आसपास लंबी हैं। क्योंकि या इस वजह से आपको यूके और इंडिया की कामकाज में कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। कॉन्ट्रास्ट समझते ना, एकदम उल्टा होना। आपने ब्लू पैंट पहनी हुई है, ऊपर येलो शर्ट पहन ली, दोनों अपने अलग अलग चमकेंगे, तो ये कॉन्ट्रास्ट में है ना, एकदम एक दूसरे के उल्टे हैं। इट की वर्ब है प्रोवाइड्स, सम की वर्ब है आर। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, वो दिखा देते हैं आपको। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है वो नाउन्स जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हो उनको हमेशा सिंगुलर रखा जाए। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह आ जाए तो उसको प्लूरल नहीं बनाना है, चाहे वो कितना भी प्लूरल आपको लग रहा हो। जैसे कि द राइटर हैज़ रिटन 100 पेजेस बुक। राइटर ने लिख दी है 100 पेजेस की एक किताब। देखो किताब जो नाउन है ना, बुक, उसके लिए आया 100 पेजेस एक एडजेक्टिव। ये किताब कैसी है? ये 100 पन्नों की है। 100 पेजेस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस नाउन के लिए, और आप इसको प्लूरल ना बनाएं। आप इसके पीछे का पेजेस का एस निकाल दें और 100 और पेज के बीच में एक डैश लगा दें। इससे आपने इंडिकेशन भी दे दिया है कि ये सर कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। इसके पीछे का एस हम निकाल चुके हैं और बीच का डैश लगा के आपको बता रहे हैं कि क्यों हमने निकाला है। हाइफनेटेड एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, नाउन्स एडजेक्टिव बने हुए होते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द राइटर हैज़ रिटन ओनली 100 पेज ऑफ द बुक। राइटर ने लिखा है सिर्फ 100 पन्नों को इस किताब के। यहाँ पे 100 पेज एक नाउन है, इसके बाद में दूसरा कोई नाउन नहीं है, ये खुद ही नाउन है। तो इसको एडजेक्टिव मत बनाओ बिना बात का। जब दूसरा नाउन इसके साथ में हो तब ये एडजेक्टिव बनता हुआ अच्छा लगता है, जैसे इस केस में बना हुआ है। भाई यहाँ पे तो कोई दूसरा नाउन ही नहीं है इसके बाद, तो बिना बात का एडजेक्टिव कैसे बना दिया? अब यहाँ पे आपको 100 पेज नहीं, ऐसे 100 पेजेस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेजेस 100 हैं, एक से तो ज़्यादा है। तो यही कन्फ्यूजन होती है बच्चों को भी। आधी जगह हमने देखा सर 100 पेज, कहीं देखते हैं हम 100 पेजेस। तो क्या करें? आप चेक कर लो उसके बाद में दूसरा नाउन रखा है कि नहीं रखा। अगर नाउन रखा है तो फिर इसको एडजेक्टिव बनाना है, अगर नाउन नहीं रखा तो इसको बिंदास प्लूरल में लिख के आओ, बिना कोई डैश वैश लगाए। एक सेंटेंस और बनाओ, रनर्स विल रन फॉर ए 10 माइल्स रेस। सभी धावक जो हैं, सभी दौड़ने वाले जो हैं, रन करेंगे 10 मील की एक रेस में। रेस नाम के नाउन के लिए 10 माइल्स नाम का एडजेक्टिव आया है। ये 15 माइल्स की भी हो सकती थी, लॉन्ग भी हो सकती थी, शॉर्ट भी हो सकती थी। तो ये लॉन्ग शॉर्ट इन सभी की जगह 10 माइल लिख करके हमने रेस को डिफाइन किया है, एक एडजेक्टिव को यूज़ किया है। अब है तो ये नाउन 10 मील, तो क्या करेंगे? एडजेक्टिव को सिंगुलर बना के आगे 10 के और इसके बीच में डैश लगाएंगे, हाइफनेटेड एडजेक्टिव का फॉर्म इसको दे देंगे। पर अगर ऐसा बोलूँ रनर्स विल रन फॉर 10 माइल, तो क्या ये सही होगा? अब आप खुद समझदार हो, लास्ट सेंटेंस को सब लोग सही करके कमेंट्स में डालेंगे। देखो ट्राई करना है, मुझे आता है कॉन्सेप्ट अच्छे से। खुद से लिखोगे, बाद में 1-2 बार एग्जाम्स में देखोगे, मॉक टेस्ट में, तो दिमाग में बैठ जाएगा। रनर्स विल रन फॉर 10 माइल, क्या ये सेंटेंस में कुछ एरर है? अगर एरर है तो आप इसको कैसे सही करेंगे डालना कमेंट्स में, मैं वहीं आपको गलत या सही होगा तो बता दूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। अब देगा सजेशंस। करेक्ट मे नॉट बी डिफिकल्ट फॉर लॉयर्स टू डाइजेस्ट लॉन्ग जजमेंट्स बट वर्ड ऑफ लिटिगेंट्स एंड सिटीजन्स हुज लाइव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। कह रहा है हो सकता है ज़्यादा मुश्किल ना हो ये लॉयर्स के लिए डाइजेस्ट करना बड़ी जजमेंट्स को। वो तो पढ़ लेंगे ऐसी बड़ी जजमेंट्स को, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन वट ऑफ क्या होगा, वट ऑफ क्या उनका और किनका, लिटिगेंट्स का जो लिटिगेशन में बैठे हैं, जिन्होंने कोर्ट केस चलाया हुआ है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, और या फिर सिटीजन्स का जिनकी ज़िंदगियाँ प्रभावित होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं इन जजमेंट्स के द्वारा। तो इनका भी तो सोचो। लॉयर तो पढ़ लेगा 1000 पेज की जजमेंट, उसके पास टीम होती है पूरी, सबको 20-20 पेज दे देगा, बाद में लास्ट में बोलेगा कि अपने 20-20 पेज को समरी बना के मुझे दे दो। लेकिन उस आदमी का क्या करें जिस पे केस चल रहा है या जिसने केस किया हुआ है, वो तो नहीं पढ़ सकता 1000 पेज की जजमेंट। इट की वर्ब है मे नॉट बी, लाइव्स की वर्ब है आर इन्फ्लुएंस्ड। लिटिगेंट मतलब जो लिटिगेशन में कोर्ट केस में, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस, तो लिटिगेंट मतलब कोर्ट केस में इन्वॉल्व पार्टी। कह रहा राइटिंग शॉर्ट एंड क्लियर जजमेंट्स विदाउट रिपीटेडली रिसोर्टिंग टू लैटिन विल सर्व टू पर्पजेस। कह रहे जी छोटी और क्लियर जजमेंट्स को लिखने का काम है, राइट करने का जो काम है, बिना बार बार रिसोर्ट टू किए उतर आए लैटिन पे, लैटिन लैंग्वेज को बार बार इस्तेमाल किए बिना। कह रहे ये सर्व करेगा, पूरा करेगा दो पर्पजेस को। राइटिंग के वर्ब है विल सर्व, रिसोर्ट टू आप समझ गए हैं, किसी चीज़ पे उतर आना, किसी चीज़ का सहारा लेना। जजमेंट में बार बार लैटिन का इस्तेमाल मत करो, किसी को नहीं आती इंडिया में लैटिन। तो अब दो चीज़ें क्या होंगी उससे। कह रहा इट विल हेल्प द स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द लीगल फ्रेटर्निटी एंड ऑल्सो डेंट जुडिशियल बैकलॉग। ये सेंटेंस ऊपर आप देख ही चुके हो। ये मदद करेगा उन सभी स्टेक होल्डर्स को जो लीगल फ्रेटर्निटी के परे हैं, और ये डेंट मारेगा, ये कमज़ोर बनाएगा या कम करेगा जुडिशियल बैकलॉग को, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले बड़े बड़े देरियों को। इट की वर्ब है विल हेल्प, फ्रेटर्निटी, सोरोरिटी, कम्युनिटी, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड ऑलरेडी आप देख चुके हैं। डेंट मारना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, अंडरमाइन करना। बैकलॉग क्या होता है, जुडिशियल, जजेस के पास जो केस पड़े हैं हज़ारों लाखों, वो जुडिशियल बैकलॉग का पार्ट है, तो केसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। करेक्ट डिलेज एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन कोस्ट आर समटाइम कोस्ड बाय जजमेंट्स दैट आर कन्फ्यूजिंग। करेक्ट डिले और उसके कॉन्सिक्वेंट या उसके अटेंडेंट जो इंक्रीज इन कॉस्ट होता है, देरी और उसकी वजह से जो खर्चे में इजाफा होता है, कह रहे कभी कभी वो कोज किए जाते हैं जजमेंट्स के द्वारा, जो खुद ही कन्फ्यूजिंग होती है, जो खुद ही हिसाब से ना लिखी हो। डिलेज एंड इंक्रीज की वर्ब है आर कॉस्ट, दैट की वर्ब है आर, दैट आया जजमेंट्स के लिए ऑफ कोर्स। कह रहे दिस शुड बी ईजी टू अवॉइड विद ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। कह रहे ये चीज़ ईजी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, अवॉइड करना ब्रेविटी और क्लैरिटी के साथ में। ब्रेविटी मतलब ब्रीफनेस, क्लैरिटी मतलब साफ़ सुथरे होने की क्वालिटी। तो अगर आप ब्रीफ होकर के साफ़ सुथरा लिखोगे तो अपने आप ही ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी, ना बड़ी जजमेंट होगी ना कन्फ्यूजिंग जजमेंट होगी। दिस की वर्ब है शुड बी। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। ब्रेविटी वर्ड भी आप देख चुके हैं, जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल, ईजी था लेकिन फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स था, ठीक है। कह रहे जी इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं आता है छोटी जजमेंट पास करने का। 4 बेनिफिट आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा आर्टिकल आपने ठीक से पढ़ा होगा तो देखते ही आप इसका आंसर निकाल दोगे। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसका आंसर भी फर्स्ट कमेंट में डाल दिया मैंने। अब अपना दिमाग लगाओ, फिर मेरे आंसर से अपना मैच करो। सेकंड में पूछा है जी इनमें से प्राइमरी कंसर्न क्या है जो रेज किया गया जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, समझ लो, और किस बारे में, रिटर्न जजमेंट्स के बारे में जुडिशियल प्रोसेस में, है ना, बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस लिख रहा हूँ यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्राइमरी कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता क्या है जजमेंट को लेकर के। जजमेंट बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, जजमेंट में रीजनिंग नहीं होती, जजमेंट जो है इनकन्सिस्टेंट है ऑरल ऑब्जर्वेशंस के साथ में, इंटरवेंशंस के साथ में, या जजमेंट समझ में नहीं आती और जुडिशियल प्रोसेस में ट्रस्ट को कमज़ोर बनाती है। अच्छे से आर्टिकल आपने पढ़ा है, सिंपल क्वेश्चन है। अगेन फर्स्ट कमेंट में आंसर इसका भी मिल जाएगा, एक बार खुद से ट्राई दो, है ना। चलिए थर्ड में आपसे पूछा है जी समथिंग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं। चौथे में आपको फ्रेटर्निटी से इसका जेंडर चेंज करना है। ब्रदरहुड होता है फ्रेटर्निटी, तो सिस्टरहुड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, है ना, उसको वर्ड को बताना है। 5वें 6वें में 2 एरर्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगी, खुद से निकालो। 7वें 8वें में भी 2 इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं और छोटा सा सेंटेंस है, बताने से सीधे ही आप पकड़ लोगे, तो आप बिना बताए आज करो। आंसर सभी के फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, जाके चेक कर लेना वहीं से। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। पूरे मामले पे क्या राय है, जरूर से इस आर्टिकल को समराइज़ करें 3 से 4 सेंटेंसेज में। कुछ समरीज को मैं रेट और रिव्यू करता हूँ,
कोशिश करो इंग्लिश में लिखने की, ताकि आपकी समरी को भी पढ़ा जा सके और आपको इनपुट्स मिल सके। मुलाकात लेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।